Earthmark, your path to economic success. दोस्तों स्वागत है आपका अर्थमार्ग पर। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट रन के अंदर जब एक फैक्टर और प्रोडक्शन आपका वेरिएबल होता है उस केस में प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आते हैं वो हमने देख लिया था। आज क्लास में देखने वाले हैं जब लॉन्ग रन के अंदर जब आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं उस केस में प्रोडक्शन कैसे बिहेव करता है, आउटपुट में कैसे चेंजेस आते हैं, एंड जब आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी अलाउड होती है वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर उस केस में आपका प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के माध्यम से। चलिए दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला टॉपिक है वो है आइसोकॉर्न कर्व। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो आपके वेरिएबल होते हैं उस केस में आपका प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आते हैं आज हम पढ़ेंगे आइसोकॉर्न कर्व के माध्यम से। पर समझते हैं आइसोकॉर्न कर्व का मतलब क्या है। आइसोकॉर्न के अंदर वर्ड के अंदर जो आइसो वर्ड है वो इंडिकेट करता है सेम, इसका मतलब होता है सेम, और क्वांट मतलब क्या होता है आपका क्वांटिटी। तो आइसोकॉर्न कर्व एक ऐसा कर्व है जो सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के और दो फैक्टर प्रोडक्शन के, डेट इज लेबर कैपिटल, वो यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आइसोकॉर्न कर्व क्या होता है वो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू इनपुट्स जो यूज किए जाते हैं एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे पास दो इनपुट्स है कैपिटल और लेबर जो लॉन्ग रन के अंदर हमारे वेरिएबल होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। यह आपका हुआ आइसोकॉर्न कर्व को हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो इनपुट्स है फैक्टर प्रोडक्शन डेट इज लेबर एंड कैपिटल जो एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं 10 यूनिट्स का। एक फैक्टर कॉम्बिनेशन ए जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि 1 यूनिट ऑफ लेबर और 10 यूनिट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपका फैक्टर कॉम्बिनेशन बी वो इंडिकेट करता है कि 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 7 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आपको चाहिए 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। उसी प्रकार फैक्टर कॉम्बिनेशन सी कहता है कि 3 यूनिट्स ऑफ लेबर और आपको 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। इन द सेम वे ऑप्शन डी फैक्टर कॉम्बिनेशन डी इंडिकेट करता है कि आपको 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए आपको 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आउटपुट सेम है दैट इज 10 यूनिट्स और आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेबर कैपिटल के जो आपको एक सेम या फिक्स लेवल ऑफ आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जब आप लेबर कैपिटल को प्लॉट करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेबर आपका एक्स एक्सिस पे है, कैपिटल आपका वाई एक्सिस पे है। आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ए बी सी डी, आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आइसोकॉर्न कर्व। ये आइसोकॉर्न कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका नाम क्वांटिटी आप कितनी है 10 यूनिट पे फिक्स है। तो ये आइसोकॉर्न कर्व शो करता है कि 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो लगेंगे लेबर कैपिटल के आपको सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे आप आइसोकॉर्न कर्व के अलॉन्ग मूव करेंगे आपका इनपुट रेशियो चेंज होता रहेगा। जैसे देख सकते हैं पॉइंट ए पे इनपुट रेशियो दैट इज के बाय एल वो है 10/1 इक्वल टू 110। पॉइंट बी पे आप इनपुट रेशियो दैट इज के बाय एल वो है 7/2 दैट इज 3.5। इसी प्रकार जैसे जैसे आप आइसोकॉर्न कर्व के अलॉन्ग मूव करते रहेंगे आपके इनपुट रेशियो है वो चेंज होते रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ए मूवमेंट अलॉन्ग द आइसोकॉर्न इंडिकेट्स द इनपुट रेशियो चेंजेस बट आउटपुट लेवल रिमेन्स दी अनचेंज। एक टर्म आता है आइसोकॉर्न मैप। जब हम एक सिंगल ग्राफ में मल्टीपल आइसोकॉर्न को प्लॉट करेंगे उस ग्राफ को कहेंगे हम आइसोकॉर्न मैप। तो बेसिकली फैमिली ऑफ आइसोकॉर्न कर्व इज कॉल्ड आइसोकॉर्न मैप। देख सकते हैं जैसे कि ये हुआ आपका आइसोकॉर्न एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। इस प्रकार जब मल्टीपल आइसोकॉर्न आप प्लॉट करेंगे एक ग्राफ के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं आइसोकॉर्न कर्व और मैप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉर्न कर्व। बेसिक इसके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आइसोकॉर्न कर्व्स होता है स्लोप्स होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इंडिकेट करता है आपको अगर आप एक इनपुट का यूज बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन में तो आपको दूसरे इनपुट का यूज कम करना पड़ेगा ताकि
आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। इट मीन्स अगर लेबर बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर तो आपको अपना लेबर कम करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रॉपर्टी है वो अजम्पशन पे बेस्ड है। उस अजम्पशन कहती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जो ईच फैक्टर प्रोडक्शन का वो पॉजिटिव रहता है। इट मीन्स कि अगर आप एक एडिशनल लेबर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर और कैपिटल में आपने कोई चेंज नहीं किया तो वो लेबर आपको एक हाई लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। बट आइसोकॉर्न कर्व क्या शो करता है? वो शो करता है ऐसे कॉम्बिनेशन टू फैक्टर प्रोडक्शन जो आपको एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। अगर आप लेबर बढ़ा रहे हैं और कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे तो आपको हायर आउटपुट मिलेगा, और उस केस में आप उस इनिशियल आइसोकॉर्न पे आप बिलोंग नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि आप सेम आइसोकॉर्न कर्व पे रह सके। जैसे आप कैपिटल लेबर बढ़ाया आपने, आपका एमपीएल बढ़ा, इट मीन्स आपका आउटपुट बढ़ गया। अब आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा। लेबर बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, कैपिटल कम करने से आपका आउटपुट कम हो रहा है। इस वजह से आपका क्या होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट आपका कांस्टेंट रहेगा। लेबर बढ़ाया आपने, मार्जिनल प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। आपको सेम आइसोकॉर्न कर्व पे रहना है तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि उसी अमाउंट से आपका प्रोडक्शन भी आपका कम हो और आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे रह सके। तो ये वजह है जिसके कारण से आपका आइसोकॉर्न कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ समझाई। अब हम बात करते हैं आइसोकॉर्न कर्व का शेप के बारे में। इसकी शेप कैसी होती है? आइसोकॉर्न जो होता है आपका वो कन्वेक्स शेप का होता है, कुछ इस तरह। कन्वेक्स शेप का मतलब है स्लोप जो होता है आइसोकॉर्न कर्व का वो आपका डिमिनिशिंग नेचर का होता है। मतलब जैसे जैसे आप आइसोकॉर्न के अलॉन्ग मूव करेंगे वैसे वैसे स्लोप जो होगा वो डिक्रीज होता रहेगा। आइसोकॉर्न का स्लोप होता है उसको हम MRTS भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसका MRTS जो होता है वो आपका डिक्रीजिंग नेचर का होता है जैसे जैसे हम लेवल अपना बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद डिटेल में हम आने स्लाइड से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए आइसोकॉर्न कर्व आपका कन्वेक्स शेप का होता है। इट मीन्स उसका स्लोप जो है डिमिनिशिंग नेचर का होता है। जैसे जैसे आइसोकॉर्न कर्व मूव करेंगे डाउन स्लोपिंग नेचर मूव करेंगे नीचे तरफ, वैसे वैसे आपका जो स्लोप है आइसोकॉर्न कर्व का वो डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, हायर आइसोकॉर्न कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मैं एक ग्राफ पे दो आइसोकॉर्न कर्व ड्रॉ कर दूं, या आइसोकॉर्न 1 या आइसोकॉर्न 2, तो जो हायर लेवल ऑफ आइसोकॉर्न होगा दैट इज आइसोकॉर्न 2, इट विल रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा क्यों होता है कि हायर लेवल ऑफ आइसोकॉर्न के ऊपर आपका हायर लेवल ऑफ आपका इनपुट्स यूज हुआ होता है जो आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। इस वजह से हाई लेवल ऑफ आपका आइसोकॉर्न जो कर्व होता है वो आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। अगला है कि दो आइसोकॉर्न कर्व का कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कुछ इस तरह, अगर मैं यहाँ पे एक ये आइसोकॉर्न बनाया, मैंने कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा ये बनाया, तो यहाँ पे दो अलग अलग आइसोकॉर्न मैंने बना दिए जिसको हमने इंटरसेक्ट करा दिया एक पॉइंट पे। ये ग्राफ आपको क्या बताता है? ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जो के और एल हमने यूज किया है वो आपको दो लेवल आउटपुट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। एक लेवल आउटपुट जो आपका हरा आइसोकॉर्न का वो इंडिकेट कर रहा है, दूसरा लेवल आउटपुट जो इंडिकेट कर रहा है वो लाल वाला आइसोकॉर्न वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये इम्पॉसिबल केस है कि आपका एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट आपको दो अलग लेवल ऑफ सेम लेवल ऑफ इनपुट आपको दो अलग लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। इस वजह से आपका दो आइसोकॉर्न कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये क्या इंडिकेट करता है? द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कॉमोडिटी। अगर दो आइसोकॉर्न इंटरसेक्ट करे दूसरे को, वो इंडिकेट करता है कि एक सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट या सेम लेवल ऑफ इनपुट्स दो अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम आइसोकॉर्न कर्व का स्लोप भी बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज MRTS इंडिकेट करता है वो रेट जिस रेट से आपका एक इनपुट रिप्लेस हो रहा है दूसरे इनपुट से ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। इट इज अ रेट एट विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन इनपुट फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। MRTS LK दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल।
ये इंडिकेट करता है कि आपको कितना कैपिटल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आप लेबर अपना 1 यूनिट से बढ़ा सके प्रोडक्शन के अंदर और आपका आउटपुट में कोई चेंज ना है, वो इंडिकेट करता है आपका एमआरटीएस एल के। वही दूसरी तरफ आपका टर्म होता है एमआरटीएस के एल, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल फॉर लेबर। ये इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ लेबर needed to replace for one additional unit of capital so that output remains constant। MRTS KL दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इंडिकेट करता है कि आपको कितना लेबर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आप अपना कैपिटल 1 यूनिट से बढ़ा सके प्रोडक्शन के अंदर और आपका आउटपुट लेवल आपका सेम रहे। तो यहाँ पे देखा हमने MRTS क्या होता है। MRTS आपको बताता है रेट, जिस रेट से आपका एक इनपुट दूसरे इनपुट से को सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है और ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे, उसको MRTS बोलते हैं। MRTS एल के मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इंडिकेट करता है कि कितना आपको कैपिटल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आपका लेबर 1 यूनिट से बढ़ सके प्रोडक्शन के अंदर और आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। वहीं दूसरी तरफ आपका MRTS KL इंडिकेट करता है कि आपको कितना लेबर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि आपका कैपिटल 1 यूनिट से बढ़ सके प्रोडक्शन के अंदर और आपका आउटपुट लेवल आपका सेम रहे। फॉर्मूला देख लेते हैं इनका क्या होता है। MRTS LK का फॉर्मूला हो गया लॉस ऑफ के डिवाइड बाय गेन ऑफ कैपिटल। आपको कितना कैपिटल सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि आप लेबर आपका 1 यूनिट से बढ़ा सके, उसके रेशियो को बोलेंगे MRTS LK। वहीं दूसरी तरफ MRTS KL आपका हो गया KL आपका हो गया लॉस ऑफ लेबर गेन ऑफ कैपिटल। सिंस ये आपका MRTS आपका स्लोप भी होता है, MRTS L का स्लोप होता है आपका आइसोकोन कर्व का, तो इसको हम डेल्टा के बाय डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोकोन कर्व, जो MPL और MPK के फॉर्म में होता है, MPL डिवाइड बाय MPK। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, अगर वो भी एक बार हम देख लेते हैं वो कैसे हुआ। उससे पहले हम देख लेते हैं MRTS KL का फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं। ये आपका हो गया डेल्टा एल बाय डेल्टा के, ये आपका हो गया MPK बाय MPL। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ MRTS का। ये आपका आइसोकोन कर्व है, अब लेबर यहाँ पे कैपिटल, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए किसी कर्व पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट टू दैट पॉइंट। लेट्स से हमको इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि स्लोप क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के टेंजेंट एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो इस लाइन का स्लोप होगा, ब्लैक लाइन का, वही स्लोप होगा आपका आइसोकोन कर्व का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज टेंजेंसी पॉइंट पे। इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, वो आपका हुआ डेल्टा के बाय डेल्टा एल। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ब्लैक लाइन का स्लोप क्या हुआ, डेल्टा के बाय डेल्टा एल। ठीक है, अब स्लोप निकालने के लिए हम यूज करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे, जो कहता है स्लोप हुआ यहाँ पे आपका टोटल चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट्स। डेल्टा क्यू कितना हो रहा है, ड्यू टू डेल्टा एल एंड डेल्टा के। इससे हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, जो आपका टोटल डिफरेंशिएशन मेथड आपका बोलता है। सिंस आपका आइसोकोन कर्व पे आपका जो क्वांटिटी लेवल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इस पर से आपका डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं क्यू के अंदर। डेल्टा एल से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे MPL इंटू डेल्टा एल। MPL इंटू डेल्टा एल आपको बताता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर। वही उसी प्रकार डेल्टा के आपका डेल्टा के कैपिटल में चेंज आया, आपका आउटपुट में कितना चेंज आया वो आपको बताता है MPK बाय डेल्टा के। सिंस यहाँ पे हम टोटल डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर रहे हैं, वो कहता है कि डेल्टा क्यू जो चेंज आ रहा क्वांटिटी अंदर इट विल बी इक्वल टू MPL इंटू डेल्टा एल प्लस MPK इंटू डेल्टा के। डेल्टा क्यू रेट चेंज इन क्वांटिटी will be equal to change in output due to change in labor. It will be represented by MPL into delta L plus change in quantity due to change in capital. It will be represented by MPK into delta K. Since आपका डेल्टा क्यू आपका 0 है, बिकॉज आइसोकोन करूँगा आपका क्वांटिटी लेवल सेम रहता है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। इट विल बी इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू MPL इंटू डेल्टा एल प्लस MPK इंटू डेल्टा के। ये हुआ।
इसको रीअरेंज कर देंगे, हमारे पास आएगा डेल्टा के इंटू एम पी के इक्वल टू एम पी एल इंटू डेल्टा एल, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू एम पी एल डिवाइडेड बाई एम पी के, इट इज़ इक्वल टू एम आर टी एस एल के। तो आपने देखा यहाँ पे एम आर टी एस एल की दैट इज स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व इज इक्वल टू डेल्टा के बाई डेल्टा एल विच इज इक्वल टू एम पी एल डिवाइड बाई एम पी के। तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे निकल के आया। अगर हमने देखा कि एम आर टी एस क्या होता है, एम आर टी एस का फॉर्मूला हमने देखा, एम आर टी एस का फॉर्मूला हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी हमने देखा। अब इसको हम ग्राफिकली और टेबल फॉर्म में भी निकाल के देखते हैं क्या होता है। हमारे पे यहाँ टेबल दिया हुआ है, एक टेबल जिसका आपके 4 कॉम्बिनेशन फैक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी डी। पहला कॉम्बिनेशन फैक्टर का वो कहता है कि दैट इज एक फैक्टर कॉम्बिनेशन ए, वो इंडिकेट करता है कि आपको 10 यूनिट ऑफ कैपिटल और 1 यूनिट आपका लेबर लग रहा है 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। वही दूसरा आपका फैक्टर कॉम्बिनेशन बी इंडिकेट करता है कि आपका लेबर 2 यूनिट लग रहा है और कैपिटल आपका 60 यूनिट लग रहा है आउटपुट लेवल 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। इसी प्रकार फैक्टर कॉम्बिनेशन सी इंडिकेट करता है कि 3 यूनिट लेबर और 5 यूनिट का कैपिटल चाहिए आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। और फैक्टर डी इंडिकेट करता है कि आपको 4 यूनिट लेबर और 4 यूनिट कैपिटल चाहिए 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एमआरटीएस निकालने वाले हैं हर एक पॉइंट पे। एमआरटीएस एल के दैट इज कितना आपको कैपिटल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ताकि आपका आउटपुट यहाँ पे सेम रहे। इसका फॉर्मूला होता है एमआरटीएस एल के का दैट इज डेल्टा के बाय डेल्टा एल, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा भी कैसा होता है। पॉइंट ए पे एमआरटीएस एल के कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ना आउटपुट चेंज ना इनपुट कोई चेंज हो रहा इसके अंदर। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, आपका कैपिटल कितना से चेंज हुआ 3 से, और लेबर आप कितना चेंज हुआ 1 से, तो आपका एमआरटीएस एल के कितना हुआ 3 हो गया। अब बी से सी पे जाते हैं, कैपिटल चेंज हुआ आपका 2 से, लेबर आपका चेंज हुआ 1 से 2 हो गया सी पॉइंट पे एमआरटीएस एल के। सी से डी पे गए तो कैपिटल आपका चेंज हुआ 1 से, लेबर भी आपका चेंज हुआ 1 से, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस की कि आपका एमआरटीएस एल के है, एमआरटीएस एल के जो स्लोप है आइसोकॉन्ट कर्व का वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे अपना आप लेबर का यूजेस प्रोडक्शन के अंदर बढ़ा। जैसे कि आपने देखा आपका एमआरटीएस है वो डिमिनिशिंग नेचर का है, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर वैसे वैसे आपका जो स्लोप है दैट इज एमआरटीएस एल के वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से आपका जो शेप जो होता है आइसोकॉन्ट कर्व का वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स शेप का मतलब आइसोकॉन्ट कर्व कुछ इस शेप का हुआ, इस मीन्स इसका स्लोप जो है वो डिमिनिशिंग नेचर का है, स्लोप गिर रहा है जैसे जैसे आप एल बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स आपका एमआरटीएस गिर रहा है जैसे जैसे आप एल बढ़ा रहे हैं, ये कन्वेक्स शेप इंडिकेट करता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपका एमआरटीएस जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का क्यों है। पहला कारण ये है कि आपका लेबर और कैपिटल जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने ए से पॉइंट बी पे गए, आपने लेबर 1 यूनिट से बढ़ाया और आप विलिंग थे कि मैं 3 यूनिट कैपिटल सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ 1 यूनिट एडिशन लेबर के लिए। इनिशियली आप रेडी थे तो हमने 3 यूनिट सैक्रिफाइस किया, लेकिन सिंस यहाँ पे कैपिटल लेबर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। फर्म या प्रोड्यूसर नीड अ बैलेंस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट। उनको बैलेंस चाहिए लेबर और कैपिटल के बीच में। इसी वजह से जब बी से सी पे गया, आपने एक एडिशनल यूनिट आपने लेबर लगाया, तो आप कम बिलिंग है पॉइंट सी पे, कम बिलिंग है या लेस बिलिंग है आप कैपिटल सैक्रिफाइस करने के लिए, इसलिए आपने पहले के मुकाबले कम सैक्रिफाइस किया कैपिटल का। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 से 5 गया, 2 यूनिट आपने सैक्रिफाइस किया। तो सिंस लेबर कैपिटल आपका परफेक्टली सब्स्टिट्यूट दूसरे के नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, और आपको एक बैलेंस चाहिए लेबर कैपिटल का टू प्रोड्यूस एक लेवल ऑफ आउटपुट, तो जैसे आप लेबर बढ़ाते रहेंगे प्रोडक्शन का, वैसे वैसे आप लेस बिलिंग रहेंगे कैपिटल सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और कैपिटल जिस अमाउंट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर वो भी डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते रहेंगे आप वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट जो होगा लेबर का वो लेस एफिशिएंट रहेगा। इसी वजह से आप कैपिटल को कम रिप्लेस करना चाहेंगे फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, जैसे आप लेबर बढ़ाते रहेंगे। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से आपका एमआरटीएस डिमिनिशिंग नेचर का होता है, जैसे आप लेबर आप बढ़ाते रहते हैं। तो अभी तक हमने स्लोप इस स्लाइड में देखा कि एमआरटीएस क्या होता है, एमआरटीएस एलके क्या होता है, एमआरटीएस कीएल क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा हमने। एमआरटीएस आपका डिमिनिशिंग नेचर का होता है, क्यों होता है वो भी हमने देखा। एमआरटीएस आपका डिमिनिशिंग नेचर का होता है, इट मीन्स जो शेप होता है कन्वेक्स आइसोकॉन्ट का वो कन्वेक्स शेप का होता है। अब तक हमने देखा कि आइसोकॉन्ट कर्व कन्वेक्स शेप का होता है। अब हम देखने वाले हैं कुछ एक्सेप्शनल शेप्स, कुछ ऐसे शेप्स जो कन्वेक्स नहीं है। इन जनरल कन्वेक्स शेप का होता है आइसोकॉन्ट कर्व, बट इन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ उसकी शेप
कन्वेक्स नहीं होती। पहला केस आपका है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है जब आपके फैक्टर प्रोडक्शन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के, उस केस में आपका आइसोकॉन्ट कर्व का होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज लीनियर होगा वो आपका आइसोकॉन्ट कर्व। फॉर एग्जांपल अब अज्यूम कीजिए कि कोई फैक्ट्री है जो बॉक्स पैकेजिंग का काम करती है, तो उसके लिए उसके पास लेबर भी है और ऑटोमेटेड मशीन भी है। जितनी एफिशिएंट लेबर है उतनी एफिशिएंट आपकी मशीन भी है। अगर एक लेबर 1 घंटे में 20 बॉक्स पैक कर रही है, इट मीन्स कि आपका दूसरा जो फैक्टर प्रोडक्शन है, दैट इज जो मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो भी 1 घंटे में 20 आपका बॉक्स पैक कर रही है। तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर प्रोडक्शन लेबर और जो मशीन होगी वो आपकी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। अगर लेबर से काम करा लीजिए तब भी आपको वो इतना आउटपुट मिलना है, 20 आउट बॉक्स मिलना है पर घंटा। वही अगर आप मशीन से काम कराएंगे तब भी आपको 20 आउटपुट मिलना है पर घंटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो गया एक दूसरे का इनपुट्स जो है दोनों एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। इस केस के अंदर आपका आइसोकॉन्ट कर्व क्या होगा, वो लीनियर होगा। लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व का मतलब क्या है, उसका स्लोप भी लीनियर है, स्लोप उसका कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या है, उसका MRTS उसका कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपका है परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन एक फिक्स रेशियो में यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। लेट्स अज्यूम कि एक कार जो असेंबलिंग फैक्ट्री है, तो कार असेंबल करती है। एक कार को असेंबल करने के लिए उसको एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए और 4 टायर चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टीयरिंग व्हील और चार टायर चाहिए। उसको एक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा प्लस 4 टायर मिलेगा, तभी जाके एक कार असेंबल हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या इनपुट जो यूज़ हो रहे हैं फिक्स रेशियो में यूज़ हो रहे हैं। इस केस में क्या होता है, ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स कहलाते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे एक टायर और एक स्टीयरिंग व्हील और 4 टायर यूज़ किए जा रहे हैं एक कार को असेंबल करने के लिए। अगर आप टायर की संख्या बढ़ा रहे हैं, 4 से 6 कर देते हैं और स्टीयरिंग व्हील की संख्या एक ही रहती है, तब आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट तब भी आपका एक ही रहेगा। वही दूसरा अगर आप स्टीयरिंग व्हील बढ़ा के 1 से 2 कर देते हैं लेकिन आपकी टायर की संख्या 4 ही रहती है, तब भी आपका आउटपुट एक ही रहेगा। इट मीन्स इस केस में आपको दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को सेम रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक टायर और एक स्टीयरिंग व्हील 4 टायर चाहिए एक कार असेंबल करने के लिए, तो दूसरे कार को असेंबल करने के लिए आपको 2 टायर और 2 स्टीयरिंग व्हील और 8 टायर चाहिए, तब जाकर आपको 2 आउटपुट निकल के आएंगे। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में आपका जो आइसोकॉन्ट कर्व होता है वो L शेप का होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इनपुट्स है परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरे के, जिसके अंदर आप लेबर कैपिटल जो यूज़ किया जा रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। ये इंडिकेट करता है अगर आप एक फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं विदाउट प्रोपोर्शन इंक्रीज अदर, तो आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका हो गया L शेप का आइसोकॉन्ट कर्व। आप इस पॉइंट पे अगर हम लेबर बढ़ाया, आपने कैपिटल आपका कांस्टेंट है, तब भी आपका लेबर बढ़ाया, आपने कैपिटल कांस्टेंट है, तब भी आपका क्वांटिटी उतनी है। भाई अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बट लेबर कांस्टेंट, तब भी आपकी क्वांटिटी उतनी है। जब आपको दोनों चीज़ बढ़ानी पड़ेगी आपको दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, इट मीन्स आपको लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इस पॉइंट पे आएंगे और आपको हायर आउटपुट निकल के मिलेगा। तो अभी तक देखा आपने कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इनपुट के केस में आपका आइसोकॉन्ट कर्व था वो लीनियर था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें MRTS आपका कांस्टेंट था। ये आपको शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि प्रोड्यूसर का कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि वो प्रोड्यूसर का फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कौन सा भी फैक्टर प्रोडक्शन यूज कर सकता है अपने प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारे केस में था पैकेजिंग वाला था, हमने केस एग्जाम्पल लिया था, ताकि वो चाहे वो लेबर यूज़ कर सकता है या चाहे मशीन यूज़ कर सकता है पैकेजिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि किसका कॉस्ट कम है किसका कॉस्ट ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इसको फैक्टर यूज़ करना है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर प्रोडक्शन के केस में। वही दूसरा परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट के इनपुट के केस में क्या होता है, आपको दोनों फैक्टर प्रोडक्शन आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ करना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन के लिए। इस केस में आपका जो आइसोकॉन्ट कर्व होता है वो आपका L शेप होता है। तो अभी तक हमने देखा कि आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है, फिर इसके बाद हमने आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखी। देन हमने देखा कि MRTS क्या होता है, MRTS स्लोप का डेरिवेशन देखा, स्लोप का डेरिवेशन कैसे किया हमने। देन हमने देखा स्लोप आपका डिमिनिशिंग नेचर क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं आइसोकॉन्ट का, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के केस में आइसोकॉन्ट कैसा होता है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री केस में आपका आइसोकॉन्ट कैसा होता है, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
जैसे कि हमने देखा आइसोकॉन के केस में कि आपको एक फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। फिर हमने देखा एमआरटीएस बताता है कि वो रेट बताता है कि जिस रेट से आप एक फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं ताकि दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन आपका बढ़ सके एक यूनिट से, ताकि और आपका आउटपुट लेवल सेम रहे, वो आपका बताता है एमआरटीएस। इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन आपको बताता है कि कितनी आसानी से आप एक फैक्टर प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन से ताकि आपका आउटपुट लेवल यहाँ पे सेम रहे। सो इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन मेजर्स हाउ इजली वन फैक्टर दैट इज लेबर कैन रिप्लेस अनदर लाइक कैपिटल इन प्रोडक्शन। फिर से ध्यान सुनिएगा, आइसोकॉन कर्व बताता है आपको, आइसोकॉन कर्व कहता है आपको कि अगर आप लेबर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। एमआरटीएस एल के बताता है आपको अगर आप लेबर बढ़ाते हैं आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि आउटपुट सेम रहे, लेकिन किस रेट से आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा वो आपको बताता है एमआरटीएस एल के। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन। वो कहता है कि वो मेजर करता है बेसिकली कि कितनी आसानी से आप एक फैक्टर प्रोडक्शन को दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन से आप रिप्लेस कर सकें प्रोडक्शन के अंदर ताकि आपका आउटपुट सेम रहे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जे आर हिक्स ने दिया था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से कभी पूछ लिया जाता है। अगर जैसे हमने देखा परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट के केस में एक फिक्स रेशियो आपको चाहिए होता है लेबर कैपिटल का प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्टीयरिंग व्हील और टायर वाला कि एक स्टीयरिंग व्हील प्लस आपको 4 टायर चाहिए होते हैं एक गाड़ी असेंबल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फिक्स रेशियो में यूज़ करना है लेबर और कैपिटल। तो इस केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जो होता है लेबर कैपिटल का वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि मुझे एक, जैसे हमको बोला कि एक व्हील और 4 टायर चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं सोचता कि मैं एक टायर बढ़ा के या एक टायर कम करके 3 टायर कर लूँ, 2 व्हील कर लूँ, आगे कार असेंबल कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स जब आपका फिक्स रेशियो के अंदर आपका कैपिटल और लेबर यूज़ किया जाता है उस केस में आपका जो सब्स्टिट्यूशन है इनपुट्स का वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इस केस में आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो 0 होता है। बात समझ आएगी आपको। यहाँ पे इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्टर प्रोडक्शन को डेट इज इनपुट्स को या लेबर कैपिटल को एक दूसरे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आपको एक फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स रेशियो में आपको लेबर कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि देखा हमने परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के केस में अगर लेबर और कैपिटल आपके परफेक्टली सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, जैसे हमने हमारा केस जो देखा था हमने बॉक्स पैकेजिंग वाला जिसके अंदर लेबर और मशीन आपका एक दूसरे के लिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूट थे। लेबर भी 1 घंटे में 20 बॉक्स पैक कर रहा था और कैपिटल भी आपका 1 घंटे में 20 बॉक्स, और सॉरी मशीन भी आपका 1 घंटे में 20 बॉक्स पैक कर रहा था। उस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन जो है ईजिली हो सकता है। अब लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मशीन से प्रोडक्शन के लिए, मशीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर से, और उससे आपका प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन लेवल क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। पहला केस इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन आपका 0 होगा जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन आपका एक फिक्स रेशियो में यूज़ किया जाएगा। उस केस में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते लेबर कैपिटल को, तब आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन 0 है आपका। वही दूसरे आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन आपका इन्फिनिटी तब होगा जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर कैपिटल एक दूसरे के आइडेंटिकल है या एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। उस केस में आप फैक्टर प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे से, और इस केस में आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब हम देखते हैं कि इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा के बाय एल डिवाइड बाय के बाय एल दैट इज दिस वन डिवाइड बाय चेंज एम आर टी एस दैट इज दिस वन। तो सिग्मा का फॉर्मूला आपका हो गया डेल्टा के बाय एल डिवाइड बाय डेल्टा एम आर टी एस डिवाइड बाय एम आर टी एस। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा के बाय एल डेल्टा एम आर टी एस इंटू एम आर टी एस डिवाइड बाय के बाय एल। ये आपका हो गया सिग्मा का फॉर्मूला जिसको जो रिप्रेजेंट करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये फॉर्मूला आपको दिया था जॉन रॉबिन्सन ने, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच लाई करती है। सिग्मा 0 मतलब नो सब्स्टिट्यूशन, सिग्मा जितना सिग्मा ज़्यादा होगा उतना सब्स्टिट्यूशन इजी होगा। सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इनपुट्स का। 0 केस में सिग्मा 0 कब होगा, जब आपके जो इनपुट्स होंगे वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट होंगे। इट मीन्स आपका इनपुट्स यूज़ होगा फिक्स रेशियो के अंदर।
सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा, जब आपके फैक्टर प्रोडक्शन या इनपुट्स होंगे आपके परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे या परफेक्टली आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। उस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन काफ़ी ईजी होगा और उस केस में आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इफेक्टिव इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रीजन प्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि आइसोकॉन कर्व क्या होता है, आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। यूजली वो डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है, जो इंडिकेट करता है कि अगर हम एक गुड का एक इनपुट यूज बढ़ा रहे हैं, अगर हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहे। कभी कभी क्या होता है, आइसोकॉन आपका बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है और इट मीन्स का स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जाता है। और समझाऊंगा कैसे होता है, जो इंडिकेट करता है कि अगर आप दोनों गुड्स का प्रोडक्ट दोनों इनपुट्स का यूज बढ़ाएंगे तब जाके आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेंटेन कर पाएंगे। इसको आप थोड़ा यहाँ से समझिए। ये आपका आइसोकॉन कर्व है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप लेबर बढ़ाते हैं तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि आप आउटपुट सेम रख सके। लेकिन कभी भी क्या होता है कि आइसोकॉन कर्व थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है कुछ इस तरह से। इस रीजन में, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। इस रेड वाले पार्ट जो है आइसोकॉन का, उस रीजन में आपका जो आइसोकॉन कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ाना पड़ेगा इस रेड वाले रीजन के अंदर ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। उसी प्रकार जो ये रेड वाला रीजन है वो इंडिकेट, इसमें भी ये इंडिकेट करता है कि आपको लेबर कैपिटल दोनों बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। तो बेसिकली ये ऐसे रीजन है आइसोकॉन कर्व के जहाँ पे आपके फैक्टर प्रोडक्शन का वो इनएफिशिएंट है। एक ये रीजन है ब्लैक वाला, जो नेगेटिव स्लोप आपका रीजन है आइसोकॉन कर्व का। उस रीजन में आपका फैक्टर प्रोडक्शन एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उस केस में इस रीजन के अंदर अगर आप एक फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपको दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन कम करना पड़ा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। वहीं दूसरी तरफ आपका जो ये रीजन है रेड कलर वाले, जो पॉजिटिव स्लोप एरिया है आइसोकॉन कर्व का, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको दोनों फैक्टर प्रोडक्शन एट लेबर कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे रीजन है आइसोकॉन कर्व के रेड वाले सेक्शन जो है, जिस रीजन में आपका जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस रेड वाले एरिया के ऊपर आइसोकॉन कर्व का जो पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, उस पर आपका जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि उस सेक्शन में, उस सेगमेंट में आपका आइसोकॉन के उस सेगमेंट में, रेड वाले सेगमेंट के अंदर आपको दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। वहीं दूसरी तरफ जो आपका ब्लैक वाला सेगमेंट है आइसोकॉन कर्व का, उसमें आपका एक इनपुट बढ़ता है तो आपको दूसरा इनपुट डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट लेवल सेम रहे। ये इंडिकेट करता है कि आपको के जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट है इस रीजन के ऊपर। अब रीजन डिवाइड कैसे हुए? बेसिकली क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे आपका स्लोप है आइसोकॉन कर्व का वो वर्टिकल है, और इस वाले पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। स्लोप वर्टिकल मतलब आपका MRTS LK जो है वो इन्फिनिटी है, स्लोप इन्फिनिटी है। इट मीन्स आपका डेल्टा के MPL MPK क्या है, वो इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी कब होगा? जब आपका MPK यहाँ पे 0 होगा। वही दूसरा जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला केस है, इस पॉइंट पे आपका MRTS LK जो है, स्लोप जो है वो 0 है। इट मीन्स MPL डिवाइड बाई MPK आपका इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आपका MPL इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आता है आइसोकॉन कर्व के ऊपर जहाँ पे MPL 0 हो जाता है और आपका MPK 0 हो जाता है। MPK 0 उस पॉइंट पर हो रहा है जहाँ पे आपका स्लोप जो है आइसोकॉन कर्व का वर्टिकल हो गया, दैट्स इन्फिनिटी हो गया, और MPL 0 उस पॉइंट पर होता है जहाँ पे आपका जो स्लोप होता है MRTS आइसोकॉन कर्व का इक्वल टू 0 हो जाता है। उस केस पर आपका MPL 0 हो जाता है। इसके बाहर वाले जो होते हैं आइसोकॉन कर्व के, वो इनएफिशिएंट होते हैं। तो जैसे ग्राफ पे देखिएगा, यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्राफ है,
इसमें क्या है कि डिफरेंट आइसोकॉर्ड कर्व है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आपका हो गया आइसोकॉर्ड Q1 का वर्टिकल, इस पॉइंट पे स्लोप आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार इस पॉइंट पे आपका स्लोप इसका हो गया वर्टिकल, इस पॉइंट पे इसका स्लोप हो गया हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे स्लोप इसका हो गया वर्टिकल, इस पॉइंट पे स्लोप इसका हो गया हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे स्लोप इसका हो गया वर्टिकल, इस पॉइंट पे स्लोप इसका हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एमपी के इक्वल टू 0 है। हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एमपीएल इक्वल टू 0 है। और हमने क्या किया, हमें डिफरेंट आइसोकॉर्ड कर्व के हमने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया कि किस पॉइंट पे एमपीएल 0 है, किस पॉइंट पे एमपीके 0 है। वो पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर ली वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। जहाँ पे एमपीके 0 हो रहा था तो हमको एक लाइन मिली जिसको बोले, हमने बोला अपर रिज लाइन। उसी प्रकार हमने उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया डिफरेंट आइसोकॉर्ड कर्व के ऊपर जहाँ पे हमारा एमपीएल 0 हो रहा था, कुछ इस तरह, जिससे हमको दूसरी लाइन मिली जिसको बोलते हैं लोअर रिज लाइन। तो बेसिकली इस रिज लाइन का काम क्या है, इस रिज लाइन का काम ये है कि आइसोकॉर्ड कर्व के ऊपर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट सेक्शन जो है उनको अलग अलग करना। तो रिज लाइन के अंदर वाला जो एरिया है वो एफिशिएंट एरिया है प्रोडक्शन के लिए, और इसके बाहर वाला जो एरिया है जो भी है, इसके बाहर जो एरिया आ रहा है वो सारे आपके इनएफिशिएंट रीजन है प्रोडक्शन के लिए। अपर रिज लाइन वो सारे पॉइंट्स का लोकस है, कॉम्बिनेशन है, जो जिस पॉइंट पर आपका एमपी के इक्वल टू 0 है। और लोअर इज लाइन दैट इज लाइन ओ बी, वो उन लाइन का लोकस है जहाँ पे सारे आपके एमपीएल जो है हर आइसोकॉर्ड कर्व के इक्वल टू 0 है। तो आशा करता हूँ आपको पहली चीज समझ आ गई होगी। तो एफिशिएंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, एफिशिएंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन हुआ आपका रिज लाइन के अंदर, रिज लाइन के बाहर जो भी एरिया है प्रोडक्शन का वो सारा आपका इनएफिशिएंट है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, these lines are the locus of the points on the isochron where marginal product of one factor of production is 0, one marginal product of one factor is 0। अपर इस लाइन पे ये हमारा बना लेते फिर से, इसको कुछ इस तरह से था, ये आपका अपर रिज लाइन है, ये आपका लोअर रिज लाइन है। अपर रिज लाइन के ऊपर आपका एमपी के 0 है, लोअर रिज लाइन पे आपका एमपीएल इक्वल टू 0 है। तो रिज लाइन क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द आइसोकॉर्न्स where marginal product of one factor is 0। अपर रिज लाइन पे आपका एमपी के 0 होता है, लोअर रिज लाइन पे आपका एमपीएल 0 होता है। इनसाइड द रिज लाइन के अंदर वाला एरिया है उसके अंदर आपका मार्जिनल एमपी जो होता है दोनों फैक्टर प्रोडक्शन का एल दैट इज लेबर कैपिटल का वो पॉजिटिव रहता है, इस वजह से आपका एफिशिएंट होता है प्रोडक्शन इसके अंदर। आउटसाइड रिज लाइन के बाहर क्या होता है, कम से कम एक फैक्टर प्रोडक्शन का आपका जो मार्जिनल एमपी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कैसे कि इस पॉइंट पर अगर 0 है, अगर इसके बाद हम यूज़ करते रहेंगे लेबर कैपिटल तो हमारा कैपिटल का एमपी के हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस पॉइंट पे हमारे एमपीएल 0 है और इसके बाद भी हम लेबर यूज़ करते रहेंगे तो हमारा एमपीएल क्या होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली रिज लाइन के ऊपर आपका एक फैक्टर प्रोडक्शन का एमपी 0 है, रिज लाइन के अंदर आपके दोनों फैक्टर प्रोडक्शन के आपके एमपी पॉजिटिव है, और रिज लाइन के बाहर अगर मूव करते रहेंगे तो आपका किसी एक फैक्टर प्रोडक्शन का आपका जो एमपी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से रिज लाइन के जो बाहर के एरिया होता है इनएफिशिएंट होते हैं, रिज लाइन के अंदर वाले एरियाज होते हैं वो आपके एफिशिएंट होते हैं। और फर्म जो प्रेफर करती है प्रोडक्शन इनसाइड द रिज लाइन, आउटसाइड रिज लाइन प्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि आउटसाइड रिज लाइन क्या होता है, उसको इनएफिशिएंट प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। इनसाइड रिज लाइन उनको सेम आउटपुट मिल रहा है एट लोअर कॉस्ट विथ फ्यूअर रिसोर्सेज। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन का, जो अभी तक हमने देखा। हमने दो आइसोकॉर्ड कर्व को डिवाइड किया एफिशिएंट और इनएफिशिएंट सेक्शन के अंदर। डिवाइड करने के लिए हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए आइसोकॉर्ड कर्व के ऊपर जहाँ पे हमारा एक फैक्टर प्रोडक्शन का जो एमपी है वो 0 हो जा रहा है, जहाँ पे स्लोप वर्टिकल है वहाँ पे एमपी मेरा 0 है कैपिटल का, जहाँ पे स्लोप आइसोकॉर्ड का हॉरिजॉन्टल है दैट इज 0 है, उस वहाँ पे एमपी है लेबर का वो 0 है। उन पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ की, लोकस ड्रॉ किया, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमको दो लाइन्स मिली, अपर रिज लाइन, लोअर रिज लाइन। अपर रिज लाइन कहती है, इंडिकेट करती है वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे आपका एमपी के इक्वल टू 0 है डिफरेंट आइसोकॉर्ड कर्व पे। उसी प्रकार लोअर रिज लाइन आपको इंडिकेट करती है वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे आपका एमपीएल इक्वल टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन के अंदर आपके दोनों फैक्टर प्रोडक्शन आपके चेंज हो सकते हैं, दैट इज लेबर और कैपिटल दोनों आपके चेंज हो सकते हैं। तो हम अब देखेंगे कि बिहेवियर आउटपुट का कैसा रहता है जब आपके दोनों फैक्टर प्रोडक्शन आपके चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। इन लॉन्ग रन आउटपुट इंक्रीज व्हेन ऑल फैक्टर प्रोडक्शन चेंजेस।
लॉन्ग रन का आउटपुट चेंज होता है, बढ़ता है जब आपके दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज होते हैं। इफ़ इन ऑल इनपुट, सारे फैक्टर प्रोडक्शन के इनपुट्स को इंक्रीज किया जाए सेम प्रोपोर्शन से, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, जब हम सारे इनपुट्स को एक सेम रेट से चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। द वे आउटपुट चेंज ड्यू टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या हुआ, आउटपुट में कैसे चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बेसिकली ये आपके 3 टाइप के होते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती है। अगर आउटपुट में चेंज जो आया है वो बराबर है इनपुट में चेंज के, तो हम बोलेंगे इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर आउटपुट में चेंज आया है वो ज़्यादा है इनपुट में चेंज से, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आउटपुट में चेंज जो आया है वो कम है तो इनपुट में चेंज के, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा है इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम कैपिटल लेबर को एक सेम अमाउंट से या सेम परसेंटेज से चेंज करते हैं, उसके बाद से हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा है वो उस परसेंटेज से जा रहा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कैपिटल और लेबर को डबल कर दूं, उसके बाद से मेरा जो आउटपुट जो है वो डबल से ज़्यादा बढ़ जाए, लेट से 3 टाइम्स बढ़ जाए, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कैपिटल लेबर में सेम अमाउंट का चेंज आएगा, अगर कैपिटल लेबर डबल हुआ तो लेबर का डबल होगा, कैपिटल अगर 3 टाइम्स हुआ था आपका लेबर भी 3 टाइम्स होगा, जिसको बोलते हैं चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। उसमें चेंज आ सकता है, तो हम देखते हैं कि आउटपुट में कैसा चेंज आ रहा है। अगर आउटपुट में चेंज जो इनपुट से में चेंज से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसे हमें यहाँ पे देखा हमने। इन सिंपल वर्ड्स, इफ बोथ इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज के एल लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय मोर देन द परसेंटेज, देन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ग्राफिकली क्या होता है, ग्राफिकली देखे अगर आपके आइसोकॉन के बीच का डिफरेंस कम होता रहे, तो उस केस में आपका जो रिटर्न स्केल होता है वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखते हैं ग्राफ पे। पॉइंट ए पे के और एल यूज किया गया प्रोडक्शन के लिए, जिससे हमको एक्स आउटपुट मिल रहा है। वह अगर डबल करते हैं कैपिटल लेबर को, डेट इज 2K और 2L पे जाते हैं, उस समय आउटपुट जो मिल रहा है वो 2x से ज़्यादा मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आप के पे पॉइंट के एल यूज़ किया, पॉइंट ए पे था प्रोडक्शन, जब 2K 2L यूज़ किया गया तो हमारा आउटपुट जो है वो 2x से ज़्यादा वाला आइसोकॉन पे पहुँच गया। इट मीन्स हमारा आउटपुट में चेंज जो आया है वो लेबर में इनपुट में चेंज के से ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और इस केस में आपका जो डिस्टेंस होता है आइसोकॉन कर्व्स के बीच का वो कम होता रहता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के पीछे कारण क्या है, वो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपका कारण है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के पीछे का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता क्या, क्या टाइप्स की होती है, वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए अब तक जान लीजिए, आपका कारण जो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, IRS का, वो होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये कहता है कि अगर कैपिटल और लेबर में जिस रेट से चेंज आ रहा है, अब उसी रेट से आपका आउटपुट में चेंज आया, तब आपका होता है CRS, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इट मीन्स अगर कैपिटल लेबर आपका डबल हो गया, 2K से 2L हो गया, तो आपका आउटपुट भी डबल होगा, 2Q हो जाएगा। इट मीन्स आपका यहाँ पे CRS है। ग्राफिकली क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है डिफरेंट आइसोकॉन के बीच में, इस केस में वो आपका कांस्टेंट होता है। इस केस के अंदर इस पॉइंट ग्राफ पे देखते हैं, जब K और L हमने यूज़ किया, हम पॉइंट A पे थे, हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया X। जब हमने आउटपुट इनपुट डबल कर लिया, 2K से 2L पे गए, तो हमने आउटपुट क्या अचीव किया, 2X, हम पॉइंट B पे आ गए। इट मीन्स जिस रेट से आपका इनपुट बढ़ा उसी रेट से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, और ये आपका केस हुआ CRS का। इस केस में जो डिस्टेंस होता है डिफरेंट आइसोकॉन के बीच में, वो कांस्टेंट रहता है। इसके पीछे रीजन होता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल खत्म हो जाती है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है। इस वजह से आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। अब इकोनॉमिक्स स्केल या डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है क्या चीज़, हम पढ़ेंगे डिटेल में कॉस्ट वाले चैप्टर में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि CRS के पीछे का कारण क्या है, वो ये है। नेक्स्ट आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS ये कहता है कि जिस रेट से आपका K और L बढ़ रहा है, अब उससे कम रेट से आपका आउटपुट बढ़ा, तो आपका DRS है। इट मीन्स अगर आपका कैपिटल और लेबर आपका 2K से 2L हो गया, डबल हो गया, लेकिन आपका आउटपुट
1.5x मतलब 1.5 गुना ही बढ़ा, डबल नहीं हुआ, तो उस केस में आपका ये DRS हो गया कि जो इनपुट में चेंज आया उससे कम आपको आउटपुट में चेंज देखने को मिल रहा है। ग्राफिकली क्या होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है आइसोकॉन के बीच का डिफरेंस वो बढ़ता रहता है। ग्राफिकली ऐसे शो करते हैं। इस ग्राफ पे देख लेते हैं, पॉइंट ए पे के वाला यूज़ किया गया, के और एल यूज़ किया गया, जिससे हमें आउटपुट मिला एक्स। जब हमने 2k 2l कर लिया, आउटपुट इनपुट डबल कर लिया, तो हम पहुंच गए पॉइंट ए डैश पे जो कि कम है 2x से। इट मीन्स जब हम अपना इनपुट डबल कर रहे हैं, हमको आउटपुट में चेंज मिल रहा है वो लेस देन डबल देखने को मिल रहा है। डबल होता तो इस आइसोकॉन पहुंचता है, उस आइसोकॉन पर नहीं पहुंचा, वो उससे कम वाला आइसोकॉन पे उस वाला पॉइंट अचीव किया। तो इसका मतलब ये आपका केस हो गया, DRS का केस हो गया। इसके बीच इस केस में जो डिस्टेंस होता है डिफरेंट आइसोकॉन के बीच में वो बढ़ता रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। इसके पीछे रीज़न क्या है, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो हम पढ़ेंगे कॉस्ट वाले चैप्टर में डिटेल में। तो अभी तक हमने देखा कि लॉन्ग रन के अंदर जब कैपिटल लेबर दोनों चेंज हो सकते हैं, उस केस में आपका आउटपुट में कैसे चेंज आता है, थ्रू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जो 3 पॉसिबिलिटीज होती है, पहली पॉसिबिलिटी थी आपकी CRS, फिर IRS, फिर DRS, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जब वेरी लॉन्ग रन के अंदर टेक्निकल प्रोग्रेस होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर, वो हम देख लेते हैं। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, ये फर्म को अलाउ करती है टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद सेम इनपुट और यूज फ्यूअर कम इनपुट टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। टेक्निकल जब टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट होती है फर्म के अंदर, तो वो ग्राफिकली कैसे शो की जाती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट से आपको 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है, या आप आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करें सेम इनपुट से, या आप सेम आउटपुट सेम प्रोड्यूस करें कम इनपुट से। ठीक है, पहला केस देखते हैं, ज़्यादा आउटपुट विद सेम इनपुट। जब टेक्निकल प्रोग्रेस होता है तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। लेट्स से यहाँ पे मेरा आउटपुट है, यहाँ पे मेरा लेबर है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, आउटपुट फंक्शन में अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इस पर्टिकुलर लेबर पे, इस पे मेरा आउटपुट पहले से ज़्यादा मिला। तो ये मैं दिखाता है टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल इंप्रूवमेंट दिखाता है, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम देखते हैं सेम इनपुट और सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कम इनपुट से, वो कैसे इंडिकेट होता है जब टेक्निकल प्रोग्रेस होता है। ये आपका एक आइसोकॉन कर्व है जो इंडिकेट कर रहा है कि Q आप इक्वल टू 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, इट मीन्स आपको कम इनपुट लगेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। इट मीन्स आपका आइसोकॉन कर्व का होगा वो लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट हो गया पैरेलली, और ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको कम इनपुट चाहिए टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 10 मिनट्स। तो बेसिकली जब टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप तो 2 तरीके से उसको दिखा सकते हैं। पहला, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो इंडिकेट करता है कि आप हायर लेवल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद सेम लेवल ऑफ इनपुट। दूसरा, आपको दिखा सकते हैं लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ आइसोकॉन कर्व, जो इंडिकेट करता है कि आप सेम लेवल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद फ्यूअर लेवल ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ इनपुट्स। तो ये 2 तरीके से आप टेक्निकल इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं ग्राफिकली। तो हमारे इकोनॉमिक्स थे जॉन हिक्स, उन्होंने 3 टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस आइडेंटिफाई किए बेस्ड ऑन हाउ दे अफेक्ट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। बेसिकली MRTS के बेसिस पे उन्होंने 3 टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जॉन हिक्स ने। ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला है कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल यूजिंग। कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल यूजिंग सेम चीज़ है, इसको हम लेबर सेविंग भी कहते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे बोलते हैं। दूसरा आपका है लेबर डीपनिंग या लेबर यूजिंग, इसको हम कैपिटल सेविंग भी बोलते हैं। एक तीसरा आपका न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। कैपिटल डीपनिंग या कैपिटल यूजिंग मतलब आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप कम लेबर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इट मीन्स लेबर सेविंग। वह दूसरी तरफ लेबर डीपनिंग या लेबर यूजिंग मतलब आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप कैपिटल कम यूज़ करेंगे, इट मीन्स आप कैपिटल सेव करेंगे, दैट इज कैपिटल सेविंग। समझ आया, कैपिटल डीपनिंग, कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग तीनों सेम चीज़ है। वह दूसरी तरफ लेबर डीपनिंग, लेबर यूजिंग और कैपिटल सेविंग, ये तीनों सेम चीज़ है। पहले हम केस देखते हैं कैपिटल डीपनिंग का। कैपिटल डीपनिंग मतलब कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग।
ज़्यादा कैपिटल यूज हो रहा है तो आप लेबर कम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स लेबर आप सेव कर रहे हैं। तो जब भी टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है दोनों फैक्टर प्रोडक्शन की वो बढ़ती है। कैपिटल लेबर दो फैक्टर प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है इससे प्रोडक्टिविटी जो है लेबर और कैपिटल दोनों की बढ़ी है। बट हम टेक्निकल प्रोग्रेस को कब कैपिटल डीपिंग कैपिटल यूजिंग बोलेंगे, जब वो टेक्निकल प्रोग्रेस के जरिए कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू लेबर। सो टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इन अ वे दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मोर देन लेबर। बढ़ दोनों के लिए है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी है दोनों की बढ़ रही है, कैपिटल की बढ़ रही है लेबर की बढ़ रही है। बट कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू लेबर। इससे क्या होता है, आपका कैपिटल आपका जो ज़्यादा हो जाता है यूजफुल प्रोडक्शन के अंदर। इस वजह से लोग फर्म क्या करती है, ज़्यादा मशीन या कैपिटल यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ लेबर। इस केस में क्या होता है, आपका MRTS जो है वो गिर जाता है। समझाऊंगा कैसे होता है, थोड़ा वेट कीजिएगा। और आपका एसोकॉन शिफ्ट होता है डाउनवर्ड, चीपर हो जाता है। अब चीज समझते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुआ, उससे आपका MPL भी बढ़ा, MPK भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल डीपनिंग वाला केस है, इट मीन्स इसमें आपका MPK जो बड़ा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MPL जो बड़ा है। ठीक है, और MRTS आपका क्या होता है, वो होता है MPL डिवाइड बाय MPK। सिंस आपका MPK ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू MPL, तो आपका MRTS क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ये चीज़ समझ आई आपको। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ, दोनों फैक्टर प्रोडक्शन के कैपिटल लेबर का आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई दोनों की। बट ये केस आपका कैपिटल डीपनिंग का है, ये कैपिटल यूजिंग का है, जिसके अंदर आप का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसकी वजह से आपका MRTS जो है वो डिक्रीज हो गया है। ये बात यहाँ तक आपको समझ आई। और जैसे आप अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जब भी आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा उस केस में आपका आइसोकरेंट कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जो इंडिकेट करता है कि आप सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद फ्यूअर अमाउंट ऑफ या लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी कैपिटल डीपनिंग वाला केस होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कैपिटल डीपनिंग वाला केस है, उस केस में आपका पहला चीज़ तो ये है कि आपका आइसोकरेंट कर्व वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये है कि जो शिफ्ट होने के बाद जो नया आइसोकरेंट कर्व बन रहा है उसका MRTS क्या होगा, वो डिक्रीज होगा पहले वाले कर्व के मुकाबले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका था आइसोकरेंट कर्व था, ये वाला था आइसोकरेंट कर्व आपका बिफोर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये आपका दूसरा आइसोकरेंट कर्व जो है ये वाला, ये आपका है आइसोकरेंट कर्व आफ्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इस कर्व का जो MRTS है वो इस वाले कर्व के MRTS से वो कम होगा, स्लोप बेसिकली कम होगा इस वाले दूसरे वाले नए वाले आइसोकरेंट कर्व का, जो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कम होगा। और इस केस में आपका जो नया आइसोकरेंट कर्व बनेगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके वो क्लोज पहुंचता रहेगा पुराने वाले आइसोकरेंट कर्व के ग्राफिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका केस था टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का फर्स्ट केस, दैट इज कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग केस में आपका MPK में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन MPL। इस वजह से आपका MRTS LK जो वो डिक्रीज होता है। सो जब टेक्निकल प्रोग्रेस होगा वो कैपिटल डीपनिंग होगा तो आपका आइसोकरेंट कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा, और नए वाले आइसोकरेंट कर्व का MRTS जो होगा वो कम होगा पहले वाले इनिशियली जो आपका वो आइसोकरेंट कर्व है उसके। तो ये आपका पहला केस है कैपिटल डीपनिंग, दैट इज लेबर सेविंग का। दूसरा आपका केस है लेबर डीपनिंग, जिसको हम लेबर यूजिंग या कैपिटल सेविंग भी बोलते हैं। सेम अगेन टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, कैपिटल या लेबर दोनों का MPL और MPK बढ़ गया। सिंस ये आपका ऐसा टेक्निकल प्रोग्रेस है जिसमें में लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कंपेयर टू कैपिटल, तो इस केस में क्या होगा, MPL जो इंक्रीज जो हुआ वो MPK के इंक्रीज से ज़्यादा है। उस केस में आपका MRTS LK जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि MPL में इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा है MPK के इंक्रीज से। सो इस केस में आपका आइसोकरेंट कर्व पहले तो बाद लेफ्ट पर शिफ्ट होगा,
उसके बाद जो स्लोप होगा नए वाले आइसोकॉन कर्व का वो पहले आइसोकॉन कर्व के स्लोप से ज़्यादा होगा। चलिए पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव होंगे इस केस का है, इस वजह से आपका डिपेंडेंसी वर्कर ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू लेबर कैपिटल। तो MRTS होगा लेबर कैपिटल का वो इंक्रीज होगा और आपका आइसोकॉन शिफ्ट होकर वो स्टीपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहला वाला आइसोकॉन कर्व जो है वो बिफोर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ये नया वाला आइसोकॉन कर्व है वो आफ्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। नया वाला आइसोकॉन कर्व जो स्लोप है MRTS L के वो ज़्यादा है बिफोर वाले आइसोकॉन कर्व से। तो ये था आपका लेबर डीपनिंग का केस। फिर अगला है आपका न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है कि जिसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है केवल कैपिटल लेबर के वो दोनों सेम अमाउंट से होता है, डेट इज MPL में इंक्रीज जो हो रहा है इक्वल टू है MPK में जो इंक्रीज हुआ उसके। सिंस दोनों में सेम इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से, तो MRTS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो इस केस में क्या होगा, आपका टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ तो आपका आइसोकॉन कर्व शिफ्ट तो होगा लेफ्ट वर्ड, ये बात तो तय है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, लेकिन स्लोप दोनों का सेम रहेगा। स्लोप दोनों का सेम ही है, पहले स्लोप यही था, ये पहले स्लोप यही था, अभी भी स्लोप यही है, दो स्लोप दोनों का सेम है। तो इस केस में आपका MRTS आपका कांस्टेंट रहता है। क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या देखा टेक्निकल प्रोग्रेस के अंदर। टेक्निकल प्रोग्रेस के केस में आप ग्राफिकली दो तरह से दिखा सकते हैं। पहला आप शो कर सकते हैं अपवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विच शोज कि आप सेम लेवल ऑफ इनपुट से हाई लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आप उसको शो कर सकते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ आइसोकॉन कर्व विच शोज कि आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद फ्यूअर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। आपका टेक्निकल प्रोग्रेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है कैपिटल डीपनिंग, जिसको हम लेबर सेविंग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस होने के कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी कैपिटल की वो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी जो लेबर की वो भी इंक्रीज होती है। बट MPK जो इंक्रीज हुआ वो जा रहा है MPL से, जिस वजह से आपका MRTS L के रेट स्लोप है आइसोकॉन कर्व का, नया वाला आइसोकॉन कर्व का जो लेफ्ट शिफ्ट होगा ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, वो पहले वाला आइसोकॉन कर्व से कम होगा। फिर हमने देखा लेबर डीपनिंग, डेट इज कैपिटल सेविंग आइसोकॉन कर्व, कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। इस केस में क्या होता है, टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण आपका दोनों का MP बढ़ रहा है, डेट इज MPL और MPK दोनों बढ़ रहा है, बट MPL में जो इंक्रीज हुआ डेट इज ग्रेटर देन MPK। इस वजह से आपका MRTS L के रेट स्लोप है आइसोकॉन कर्व का वो बढ़ जाता है नए वाले आइसोकॉन कर्व का। सो ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस आपका आइसोकॉन कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ और लेफ्ट पर शिफ्ट होने के बाद नया आइसोकॉन कर्व बना, उसका स्लोप जो है पहले आइसोकॉन कर्व से जा रहा है। देन आपने देखा न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। इस केस में आपका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेबर कैपिटल दोनों की सेम रेट से बढ़ती है और स्लोप में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जस्ट यहाँ पे आपका आइसोकॉन कर्व जो है पहले शिफ्ट होता है लेफ्ट वर्ड विच इंडिकेट विच शोज टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये थी क्लास आज की, जहाँ हमने पढ़ा कि लॉन्ग रन के अंदर जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैरी हो सकते हैं तब आउटपुट में कैसे चेंज आता है। वो भी 3 केसेस थे उसके, IRS डेट इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, फिर CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, फिर DRS डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े आइसोकॉन कर्व का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने देखा MRTS क्या होता है, फिर हमने देखा कि लॉसेस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने एक्सेप्शनल केसेस ऑफ देखे आइसोकॉन कर्व के। देन उसके बाद हमने पढ़ा टेक्निकल प्रोग्रेस। वेरी लॉन्ग रन के अंदर जब हम फर्म कैपेबल है टेक्नोलॉजी को चेंज करने के में, तो उस केस में कैसे चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो चीज़ हमने देखी। तो ये थी लेक्चर आज की। आज हमने कंप्लीट किया प्रोडक्शन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर पहले कर चुके थे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्शन फंक्शंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में हम टैकल करेंगे। फिलहाल आज की क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हैं एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आपका लेबर एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है द शेप ऑफ आइसोकॉन कर्व दैट कंबाइंस मोर लेबर विद सेम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपका लेबर है, यहाँ पे आपका कैपिटल है। कह रहा है क्वांटिटी आपका कैपिटल की सेम है, कैपिटल आप चेंज नहीं कर सकते, डेट इज कैपिटल यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने। आप लेबर चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में आपका आइसोकॉन कैसा होगा। लेबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्वांटिटी आपकी फिक्स है के पे, केस था बार पे, तो यहाँ पे आइसोकॉन कैसा है आपका हॉरिजॉन्टल निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 मेल के एग्जाम में आया था। सेकंड क्वेश्चन है टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मेजर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटिबिलिटी बिटवीन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसके बीच में सब्स्टिट्यूशन मेजर करता है, वो मेजर करता है फैक्टर्स के बीच में, कि 2 फैक्टर्स के बीच में कितनी आसानी से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसको मेजर करता है
टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो ऐसा ये क्वेश्चन था आपका 2018 मेल में, इसका ऑप्शन है सी। इन केस ऑफ इनपुट बीइंग्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट, जब आपका कैपिटल लेबर आपका परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, उस केस में इलास्टिक सब्सटीट्यूशन क्या होगा? जैसे मैं बताया था, इलास्टिक सब्सटीट्यूशन आपको बताता है कि कितनी आसानी से आप फैक्टर्स और प्रोडक्शन को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आपके फैक्टर प्रोडक्शन एक दूसरे परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से फैक्टर प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो इस केस में आपका इलास्टिक सब्सटीट्यूशन क्या होगा? जैसे सिग्मा क्या होगा? इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इस रेशियो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बीच में। प्रोडक्टिविटी बताता है आपका कि पर यूनिट ऑफ इनपुट कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट पर यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ। वह दूसरा एफिशिएंसी आपको बताता है कि हाउ वेल इनपुट बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, कि एफिशिएंसी मेजर करता है कि आपने इनपुट का कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बताता है वेस्टेज। अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो उस केस में आप बात करते हो प्रोडक्टिविटी की। अगर आप बात करते हो कि आपको कॉस्ट कम करना है और वेस्टेज कम करना है, उस केस में आप बात करते हो एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी बात करता है कि इनपुट का कैसे इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन के अंदर, कितना वेस्टेज हुआ, कितना कम वेस्टेज हुआ, कितना कॉस्ट पड़ा है सब। बट प्रोडक्टिविटी का आपका बात करता है कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उस इनपुट से। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो था ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्टिविटी। मैंने यहाँ पे आपको एफिशिएंसी का मतलब ही बता दिया कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कि क्योंकि कभी बच्चे इन दोनों बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन एक है, MRTS इन केस न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस के अंदर MRTS आपका क्या होता है? टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, आपका इनिशियल आइसोकरेंट है, टेक्निकल प्रोग्रेस से आपका आइसोकरेंट शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड। सिंस ये न्यूट्रल है, तो इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। किसके स्लोप की बात हो रही है, किसके MRTS की बात हो रही है? MRTS की बात हो रही है नए वाले आइसोकरेंट की, जो टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण आपको देखने को मिला है। टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण आपको एक नया आइसोकरेंट देखने को मिला है, जो इंडिकेट करता है कि आप सेम लेवल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लेसर अमाउंट ऑफ इनपुट्स या रिसोर्सेज। तो ये आपका हो गया IQ स्टार, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप पहले से कम रिसोर्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन सिंस ये आपका न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, आपका यहाँ पे जो MRTS है वो इसके बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट MRTS वाला केस। इसमें दो केस और है, जब हम पढ़े हमने। पहला एक केस है कैपिटल डीपनिंग टेक्निकल प्रोग्रेस, इसको हम लेबर सेविंग बोलते हैं। इस केस में आपका MRTS जो होता है वो डिक्रीज होता है। फिर अगला एक है आपका है लेबर डीपनिंग जिस टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसको हम कैपिटल सेविंग बोलते हैं। इस केस में आपका MRTS होता है नए वाले आइसोकरेंट का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपके थे 3 केसेस टेक्निकल प्रोग्रेस से। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से, और जल्दी मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।